हेलो हेलो। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो आपका आज क्लास का टाइम था वो 2:30 का था, उस पर लिखा हुआ था। ठीक है, शायद आपने देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है, मैं केवल आप ही के यहाँ क्लास नहीं ले रहा, और भी काफ़ी जगह मुझे क्लास लेना होता है। और मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मैं पूरी तरह से फिर आपके बीच में आ जाऊं। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत गहनता से और सूक्ष्मता से समझ चुके होंगे। बहुत बढ़िया तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और बाकी का आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी समझ में भी आ रही है। मैं आप लोगों के ठीक है टेलीग्राम पे भी कमेंट्स देख लेता हूँ। ठीक है ना? और बाकी का बहुत सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ जो आपके डाउट होते हैं उनके। और मुझे लगता है कि ठीक है ना, किसी बच्चे ने खामखा का कोई प्रश्न पूछा हुआ है तो उसका मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि फिर ऐसे ठीक है खामखा वाले फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है कोई भी, और जो मैंने पढ़ाया है ठीक है फिर भी आप पूछ रहे हो, तो जरूरत है कि आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, उसका रिकॉल कर लो लेक्चर को। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद कोई भी आपको डाउट रहता होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते होगे पीसीएस और आरओ यारो तक के भी, तो भी आपका कोई प्रश्न छूटता होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी में कोई भी डाउट होगा। ठीक है जी, चलिए, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम आर्टिकल 64 पे आ चुके थे। ठीक है, 64 65 पर थे हम, तो एक बार आर्टिकल 52 से लेके और 65 तक एक बार जल्दी जल्दी ठीक है बिना लिखे, ठीक है केवल ठीक है मौखिक दृष्टि से, मौखिक रूप से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में बोला है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 जो कि अगला ही आर्टिकल है, वो बोलता है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ठीक है, आर्टिकल 53 ठीक है इस बात को बोलता है कि भाई कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। फिर आर्टिकल 54 आता है, और ये जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है। और इसमें ये बोला गया आर्टिकल 54 में कि बेसिकली कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। तो इसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सारे निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, जिसमें पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी शामिल है ना? लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर सकता, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकता। और जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां के विधान परिषद के सदस्य जिनको एमएलसी कहते हैं वो वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 55 आ जाता है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। ठीक है, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट है, जिसमें बोला है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, ठीक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा जो कि पूरी तरह से सीक्रेट होगा, मतलब एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से होगा। फिर आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है,
जिसमें बोला गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। समय से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। और 56 क्लॉज 1 में यह है कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, उसके बावजूद भी वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। आर्टिकल 57 में बोला है कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो अधिकतम 2 बार ही बनेंगे या 3 बार बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5-5 वर्षों के बाद वो इलेक्ट होकर आए, उनका स्वागत है, वो राष्ट्रपति बने। आर्टिकल 58 में उनके लिए क्वालिफिकेशंस है। आर्टिकल 59 में उनके लिए उनकी सेवा शर्तें हैं। आर्टिकल 60 में उनके द्वारा ली जाने वाली ओथ और अफर्मेशन है, शपथ और प्रतिज्ञा है। और आर्टिकल 61 में, ठीक है, उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसको हम इंपीचमेंट कहते हैं, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। आर्टिकल 62 में यह बोला है कि उनका कार्यकाल खत्म हो उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लें। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति है। 64 में बोला है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और 65 में बोला है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जब एज ए राष्ट्रपति फंक्शन करते हैं, एज ए राष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो उस समय उनके क्या क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं, ये आर्टिकल 65 में बोला है। आर्टिकल 65 तक अगर आपको अच्छे से एक एक आर्टिकल क्लियर है और याद है, तो इसका मतलब है मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आर्टिकल 65 तक आपको याद है तो आर्टिकल 1 से लेकर और 65 तक आपको एक एक आर्टिकल याद हो चुका होगा। और आप ईमानदारी से बताइए कि अभी तक मैंने एक भी आर्टिकल स्किप कराया नहीं, और आगे भी मैं एक भी आर्टिकल आपका स्किप नहीं कराऊंगा। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज एक बार सब लोग थम्स अप करें। अब हम चलते हैं, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 65 हो चुका था, आर्टिकल 66 की तरफ चलते हैं। संजू वर्मा, नहीं, ये आपका सही हथकंडा है। आप में से कोई बच्चा लिख देता है रिकॉर्ड क्लास है, तो अगर आपने बोल दिया, आक्षेप लगा दी रिकॉर्ड क्लास है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रिप्लाई करूंगा कि नहीं बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है ना। तो कम से कम लो हमारा नाम तो भूल ही गया, इतने सारे है ना, लगभग 60-70 हजार बच्चे हैं, उनके सामने हमारा नाम भूल गया। अरे भाई कितने गौरव की बात है। चलिए, चलिए, ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं भैया जी, कि जो एक दो स्टूडेंट्स जो टाइम के लिए बोल रहे हैं, टाइम जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए भी है, ठीक है। और आमतौर पे सैटरडे को ये प्रॉब्लम आ जाती है टाइम में। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है सैटरडे में, मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब आर्टिकल 66 है। आर्टिकल 66 में है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, का निर्वाचन, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। उपराष्ट्रपति साहब का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में भी ये बोला है बेटा कि इनका जो इलेक्शन होगा उसमें भी एक, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, मतलब इनका भी निर्वाचन जो होगा, ठीक है, वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा, ठीक है। आर्टिकल 66 में बोला है कि साहब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। इसमें भी यही बात बोली गई है, एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति साहब के निर्वाचन में ये जो बेटा निर्वाचक मंडल होगा,
लेकिन इस निर्वाचक मंडल में, ठीक है, जो लोग वोट करने के अधिकारी होंगे वो राष्ट्रपति के जैसे नहीं होंगे। यहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है सर? यहां पर कि उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन में, ठीक है, जो लोग इलेक्शन में बेटा वोट देंगे, जो लोग मतदान करेंगे, वह केवल व केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वह केवल भैया जी किसके? वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, केवल व केवल लोकसभा और राज्यसभा के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, और मनोनीत सदस्य होंगे। अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य कोई है नहीं, ठीक है। लोकसभा में पहले 2 मनोनीत सदस्य होते थे, पहले होते थे, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन से पहले। तो हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 104वें संविधान संशोधन से, ठीक है, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, उस व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया। तो अब आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, ठीक है जी, कि लोकसभा में केवल व केवल निर्वाचित सदस्य, क्योंकि मनोनीत तो बचे ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो संविधान में आपका जो प्रावधान है उसमें यह है कि लोकसभा के भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य वोट करेंगे और राज्यसभा के भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, निर्वाचित और मनोनीत वोट करेंगे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं भैया जी, बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में है। और जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विसेज, समाज सेवा से आते हैं, ठीक है जी। कहां से आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 12 सदस्य होते हैं। ये उपराष्ट्रपति जी का इलेक्टोरल कॉलेज है। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के दोनों ही प्रकार के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है, वोट करते हैं, उनको ये राइट है। अब इसमें वोट कौन कौन नहीं करेगा, ध्यान रखना। इसमें विधानसभा के सदस्य वोट नहीं करेंगे, सदस्य यहां वोट नहीं करेंगे, ठीक है। विधानसभा सदस्यों को वोट करने का राइट नहीं है, वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट करने का उनको राइट नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सर विधानसभा के सदस्य वोट नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के ही करेंगे और दोनों प्रकार के करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 66 में ही है इसके निर्वाचन की पद्धति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी इसी में है। निर्वाचन की पद्धति, इसको हम बोलेंगे सर इलेक्शन मेथड। निर्वाचन पद्धति, ठीक है जी। तो उपराष्ट्रपति जी के जो निर्वाचन की पद्धति है सेम वही है जो राष्ट्रपति महोदय की है, सेम वही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी ठीक उसी पद्धति अथवा ठीक उसी मेथड से होगा जिस मेथड से राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है, ठीक है सर। तो निर्वाचन की पद्धति क्या है भैया? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संक्रमणीय मत पद्धति। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि भैया जी एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान,
मतदान, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन और गुप्त रीति से होगा। सेम वही प्रोसेस है बच्चे, गुप्त रीति से होगा, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर भी वही दोनों चीजें बेटा, ठीक है, वोटों की संख्या और वोटों का मूल्य, ठीक है, द काउंटिंग ऑफ वोट एंड द वोट वैल्यू, यहां पर दोनों निकाली जाएगी। क्लियर है, दोनों निकाली जाएगी। तो आर्टिकल 66 में भैया जी उपराष्ट्रपति साहब का निर्वाचन है। ठीक है, तो सबसे पहले निर्वाचन आ जाता है, उपराष्ट्रपति साहब का निर्वाचन है, किसमें है, आर्टिकल 66 में। राष्ट्रपति का भी सबसे पहले निर्वाचन आया था, आपने देखा होगा आर्टिकल 54 में ही निर्वाचक मंडल था और 55 में निर्वाचन की पद्धति थी। यहां पर दोनों ही चीजें एक ही आर्टिकल में कर दी है, आर्टिकल 66 में, है ना जी। क्लियर है जी, बोलो समझ में आ रहा है। अब आर्टिकल 67 पे आते हैं, 67 पे अब आप बताइए मुझे, ठीक है, 67 में क्या होगा। राष्ट्रपति का पहले इलेक्शन था और इलेक्शन के तुरंत बाद आर्टिकल 55 के बाद क्या था, अब बताओ, उनका कार्यकाल था। तो 67 में भी क्या होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। 67 में भी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। कार्यकाल होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति साहब का कार्यकाल होगा, ठीक है जी। अभी जो उपराष्ट्रपति साहब का कार्यकाल होगा, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्यकाल वही है कि वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, सेम वही बात है। ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलिए कि उनका कार्यकाल समाप्त भी हो जाए तो वह तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। बात समझ में आ रही है जी बच्चे। और इसमें ये बोला गया है, तो ये तो हो ही गया, ठीक है, कि भाई पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे और कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद भी तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, वो ये है भैया कि वो समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं और वो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और सर उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो उनको उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को हम हटा देते हैं ना, ठीक है, महाभियोग लगाकर, ऐसे ही उनको उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या बोला गया है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, अवधि तक पद धारण करते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी साहब, कि बिल्कुल क्लियर है कि भैया जी वह पद ग्रहण की तारीख से आगे आने वाले और 5 साल की अवधि तक पद धारण करते हैं। तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वह पद धारण करते हैं। अच्छा, ठीक है, वह समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, त्यागपत्र उनको प्रेसिडेंट को देना होगा। तो यहां पर लिख लीजिए, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा संबोधित, ठीक है बाबू, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, समय से पहले भी अपना पद त्याग सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बेटा, उनको हटाया भी जा सकता है,
ठीक है बाबू, उनको हटाया भी जा सकता है। तो उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनको हटाया भी जा सकता है, टाटा बाय बाय भी उनको बोला जा सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको हटाया भी जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है भैया। तो कार्यकाल के समाप्त होने से पहले साहब को हटाया भी जा सकता है, टाटा बाय बाय भी किया जा सकता है। अब उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले उनको हटाया जा सकता है, तो बेटा कैसे हटाएंगे, हटाए जाने का आधार क्या होगा। अब यहां पर सर सवाल आता है कि अगर हमें उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो हटाए जाने का आधार क्या होगा। तो बेटा यहां आधार बदल जाएगा। आधार क्या होगा, साबित कदाचार, प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार एवं डिसेबिलिटी। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, और दूसरा बेटा असमर्थता, मर्थता। ठीक है, डिसेबिलिटी। तो ये दो आधार है, लेकिन राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता था, जब वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो। ठीक है, तो ये अंतर है। ठीक है, राष्ट्रपति साहब को केवल संविधान के अतिक्रमण की अवस्था में ही, ठीक है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता था, लेकिन यहां आधार बदल गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, महाभियोग तो है नहीं। ठीक है, इनको साबित कदाचार और असमर्थता की स्थिति में ही इनके पद से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है बाबू, क्लियर हुआ। तो साबित कदाचार एवं असमर्थता की स्थिति में ही इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, अब हटाए जाने के लिए आप सभी को पता है एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। संकल्प का मतलब होता है कि हाँ भाई हम हटाएंगे, इसलिए इसको संकल्प प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, संकल्प प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है, 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाता है, मतलब 14 दिन पहले उनको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब ये जो संकल्प प्रस्ताव लाना होगा ना, ये सबसे पहले केवल व केवल संकल्प प्रस्ताव बच्चे राज्यसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में प्रथम। आप इस संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा में नहीं ला सकते, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम इस संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते थे। लेकिन यहां पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव केवल व केवल राज्यसभा में ही सबसे पहले लाना होगा। ठीक है, हम लोकसभा में सबसे पहले नहीं ला सकते। अब राज्यसभा में लाना होगा तो राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/4 से इसको पास होना पड़ेगा, 1/4 से इसको पास होना पड़ेगा। अगर ये पास हो गया तो उसके बाद ही लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में भी बेटा बिल्कुल ठीक है सेम, ठीक है ना, बिल्कुल सेम प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, समान प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। लोकसभा में भी क्या बेटा 1/4, कुल का 1/4। तो इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा भी सीरियस है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि हाँ साहब लोकसभा भी सीरियस है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, संकल्प प्रस्ताव आ गया, ठीक है, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब उस पर मतदान होगा, मतदान होगा। अब ये जो मतदान होगा ये होगा द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। मैं आपको विशिष्ट बहुमत पहले ही बता चुका हूं। तो मतदान का जिसका प्रयोग किया जाएगा वो मतदान होगा द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत। ठीक है, विशिष्ट बहुमत, स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ सेकंड टाइप। जबकि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट में लिख लीजिए, आप यहां पर नोट करिए और नोट में लिख लीजिए कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग के लिए तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगाया जाता है। तो महाभियोग के लिए भैया जी किस प्रकार का, तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत लगाया जाता है महाभियोग के लिए, तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत। ठीक है, महाभियोग के लिए लगाया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। थर्ड टाइप ऑफ, ठीक है, स्पेशल या स्पेसिफिक मेजॉरिटी। तो महाभियोग के लिए राष्ट्रपति पर तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। अब ये तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत क्या है सर, टोटल
टोटल का 2/3, है ना। तो तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत क्या है? ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य का 2/3। डज नॉट मैटर कि उपस्थित कितने हैं, मतदान कितने उन्होंने किया, इसका कोई मतलब नहीं होता। द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत क्या है? द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत है सर उपस्थित और मतदान का 2/3, और मतदान का 2/3, लेकिन यहां पर एक शर्त है, ठीक है, कि भाई उपस्थित और मतदान का 2/3 तो है, लेकिन इनकी जो संख्या आएगी, ये जो संख्या निकल कर आएगी किसकी बेटा? उपस्थित और मतदान का 2/3 की जो भी नंबर निकल कर आया, ये जो भी संख्या निकल कर आई, ठीक है। अब यहां पर इस बात की कंडीशन है कि ये संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो, आधे से अधिक हो, आधे से ज्यादा हो, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, आपको द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत याद आ गया होगा, ठीक है। बोलो याद आया कि नहीं? अगर नहीं याद आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलिए कि प्रक्रिया राज्यसभा में चल रही है, राज्यसभा में ये प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में चल रही है, ठीक है जी। राज्यसभा में प्रक्रिया ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है, राज्यसभा में चल रही है प्रक्रिया। अब आप मुझे बताएंगे सर राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो आप बोलेंगे सर 245 है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245 है राज्यसभा में, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, 245 है। अब मान के चलिए कि उस दिन 245 में से जो उपस्थित थे, ठीक है, वो थे 200, नहीं, उपस्थित जो थे वो थे 231, ठीक है, और मतदान दिया 210 लोगों ने, 210 लोगों ने। तो आप पहले ये कर लो बेटा कि 245 का हाफ कितना हुआ, आप पहले इसको निकाल लो, 245 का आधा कितना हुआ, ठीक है ना। 245 का आधा कितना हुआ बताना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, लगभग 122 के आसपास होगा, ठीक है। 122.5 आएगा, 122.5। अगर बेटा 0.4 से ज्यादा हो, हमारे संविधान में ये है, अगर 0.4 से अधिक हो तो +1 हो जाता है, तो मतलब है 123 वोट चाहिए, 123 वोट चाहिए, ठीक है। अगर हमको उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है राज्यसभा से पारित होने के लिए, राज्यसभा से तभी पारित माना जाएगा जब 123 वोट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो साहब मतदान का 2/3, 210 का 2/3 आप निकालिए, ये कितनी बार गया बेटा? ठीक है, ये गया आपका 70 बार, और 7 दूनी 14, ये कितना आया? 140 निकल कर आया। अब आप बताइए सबसे पहली बात, क्या ये जो 140 है, क्या ये 140 ज्यादा है 123 से? जी हां, अगर 140 123 से ज्यादा है तो ये राज्यसभा में स्वीकृत हो जाएगा, राज्यसभा से स्वीकृत हो जाएगा। अब ये लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा से स्वीकृत हो जाने के बाद ये कहां जाएगा? अब लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी यही, उनकी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात को, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बीच में रख दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दो सब लोग कि हाँ सर समझ में आ गया। फिर हम आर्टिकल 68 पर चलें।
आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, इसमें यह बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, उसमें लोकसभा के, ठीक है, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। अब चूंकि लोकसभा में वर्तमान में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने 104 में संविधान संशोधन से जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ठीक है जी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। राज्यसभा में, ठीक है, अभी भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हैं। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 80(1) के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, और वो बेसिकली साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। किससे आते हैं? साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा के सदस्य वोट नहीं करते। तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में बेटा विधानसभा के सदस्यों को वोट करने का राइट है ही नहीं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्शन मेथड है, जो निर्वाचन की पद्धति अथवा जो निर्वाचन की रीति है, आप जो भी बोले, अथवा निर्वाचन की रीति है, वो बिल्कुल समान है राष्ट्रपति के। ठीक है, तो वो बिल्कुल कैसी है बेटा? वो बिल्कुल राष्ट्रपति के समान है। निर्वाचन की पद्धति अथवा रीति बिल्कुल समान है मेरे प्यारे बच्चे, किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, वही है कि सब एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से, देखिए, इनका इलेक्शन होगा। इनके इलेक्शन में भी चॉइस सिस्टम होगा। सब कुछ वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति साहब के इलेक्शन में है। ठीक है, पद्धति बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, अब इसके बाद इनका कार्यकाल तो बोला गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं। ठीक है, समय से पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के जैसी नहीं है, अलग है हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन ये अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र भी दे सकते हैं। इनको राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देंगे। ठीक है, विद सिग्नेचर ऑन रिटन। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को ये अपना क्या देंगे? त्यागपत्र देंगे, रिजाइन देंगे। चलिए, अब हटाए जाने का आधार इनका वो नहीं है संविधान का अतिक्रमण। इनके हटाए जाने का आधार है प्रूव मिसबिहेवियर और डिसेबिलिटीज के आधार पर, स्थापित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। लेकिन ठीक है ना, इनको हटाए जाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। संकल्प प्रस्ताव को राज्यसभा में ही सबसे पहले लाया जा सकता है और किसी भी दूसरे सदन में नहीं। उसके लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होगा। ये कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से इस संकल्प प्रस्ताव पर, ठीक है, मोहर लगनी चाहिए। इसके बाद ये संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा से लोकसभा में भी चला जाएगा। अगर लोकसभा भी अपने कुल सदस्य संख्या के 1/4 से इस पर सिग्नेचर कर दे तो इसका मतलब है कि केवल राज्यसभा ही नहीं, लोकसभा भी वास्तव में गंभीर है कि ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से हटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब प्रोसेस स्टार्ट होगा मतदान का। मतदान है आपका सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिक मेजोरिटी, द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ठीक है, द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत, स्पेसिफिक मेजोरिटी। ठीक है, ये बहुमत कितने भी प्रकार का होता है ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और किस प्रकार के बहुमत से किसको हटाया जाता है ये बात मैं आपको बता चुका हूं। प्रभावी बहुमत भी वगैरह ये सब बता चुका हूं। तो इसमें है उपस्थित और मतदान का 2/3। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर शर्त है, कंडीशन क्या है यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि भैया जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होगा वो उनके कुल सदस्य संख्या के आधे से, ठीक है ना, अधिक हो, कम ना हो। कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए, आधे के बराबर हो या अधिक हो। ठीक है, लेकिन जब हम राष्ट्रपति महोदय पर इंपीचमेंट लगाते हैं तो वहां पर तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत काम करता है। ठीक है, जहां पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 होता है, लेकिन यहां पर उपस्थित और मतदान का 2/3 है जिनकी कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो वो। ठीक है, अब जैसे राज्यसभा में लिया कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ऑनगोइंग है राज्यसभा में, तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। उस दिन जिस दिन हम ये मतदान कर रहे थे, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य थे उनकी संख्या 231 थी। 231 में से, ठीक है, लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 लोगों ने वोट नहीं किया, केवल मतदान किया 210 ने। तो भैया जी 210 का 2/3 कितना हुआ? 140। ठीक है, अब ये 140 वैलिड वोट पड़े हैं अथवा नहीं, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। और दूसरा हमें ये देखना है कि क्या 140
ग्रेटर देन 1 2 3 है कि नहीं, 123 से ज्यादा है कि नहीं। अब ये 123 क्या है, ये 123 है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का आधा। तो जी हाँ, 140 123 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि राज्यसभा से तो ये स्वीकृत हो गया, अब लोकसभा में चला जाएगा। और लोकसभा ने भी अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से अधिक हो, से पारित कर दिया, तो लोकसभा से भी ये पारित माना जाएगा। अब लोकसभा से पारित हो जाने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकृति दे दी, तो इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति पद से हटा देंगे। ठीक है, अब इसको राष्ट्रपति पद से हटाएंगे कि चलो बाबू हट जाओ तुम पद से। जी ठीक है जी, ये बात समझ में आई। बहुत अच्छे। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, आपकी और भी क्लास होंगे। ठीक है, ये क्लास लेट स्टार्ट हुई है, आपकी अगली क्लास का स्केड्यूल ठीक है खराब ना हो, ठीक है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं आपकी को। ठीक है बच्चे, आज के लिए चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना तो आर्टिकल ठीक है 68 था, लेकिन 68 को हम फिर मंडे में ही देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको आर्टिकल 67 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए ठीक है, हाँ। और वो मैंने आपको पीडीएफ के लिए बोला था कि वो ठीक है रोजाना ना बोलना पड़े। आप लोग भी ऐसी बातें करते हो, रोजाना एक ही सवाल करते हो, पता नहीं जो बच्चे सवाल करते हैं वो पिछली क्लासेस देखते हैं भी या नहीं, या फिर किसी भी क्लास में आ जाते हैं। मैंने बोला था कि वो बच्ची जो है वो अपना लेखपाल का डीवी देने गई थी, ठीक है, तो इस वजह से वो पिछले 2-3 दिन की आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई होंगी, अब वो मिल जाएंगी। हालांकि बोर्ड पीडीएफ तो आपको मिल ही रही होंगी। ठीक है जी, जी जी एंग्लो इंडियन कौन होते हैं जी, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एंग्लो इंडियन के बारे में आर्टिकल 331 में है एंग्लो इंडियन। ठीक है, हालांकि अब आर्टिकल 331 के प्रावधान ठीक है लागू नहीं है, लेकिन आर्टिकल 331 में बोला गया है एंग्लो इंडियन के बारे में। एंग्लो इंडियन का मतलब है बेटा ऐसा संतान, ठीक है, ऐसी संतान जिसके पिता अंग्रेजी मूल के हो। ठीक है, कई बच्चे इसमें गलत कराते हैं, पिता का जो मूल हो, पिता का मूल अंग्रेजी मूल हो, पिता अंग्रेजी मूल के हो। ठीक है जी, तो पिताजी जो है बेटा, पिताजी जो हो अंग्रेजी मूल के, और जिनकी माता हो भारतीय मूल की, जिनकी माताजी जी हो भारतीय मूल की और पिता हो अंग्रेजी मूल के, तो ऐसे मिश्रित बच्चे जिनके पापा तो हो अंग्रेजी मूल के, माता हो भारतीय मूल की, उनसे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाती है। ठीक है जी, तो उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियन। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना उल्टा पढ़ लेते हैं। जैसे मैं एक बार पीसीएस के बैच में पढ़ा रहा था, कोई पढ़ के आ गया, ठीक है ना, और वो बोलने लगा कि एंग्लो इंडियन तो कौन होते हैं। अब ऐसा है ना कि बच्चे ने कहीं पढ़ लिया, कभी ऑफलाइन में या कहीं किसी ने पढ़ा दिया उसको, तो फिर उसे भरोसा नहीं होता। वो कहता नहीं सर, एंग्लो इंडियन तो वो होते हैं
जिनकी माता अंग्रेजी मूल की हो, पिता भारतीय हो। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो राहुल गांधी एंग्लो इंडियन हो गया, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने पूछा था एंग्लो इंडियन के बारे में, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, सब लोग अपना ख्याल रखो। ठीक है, कल आपको समय मिलेगा, संडे है, कल अच्छे से एक बार जो आपके लेक्चर छूटे हुए हो, ठीक है, अपने छूटे हुए लेक्चर्स का आप अच्छे से रिवीजन कर लें, और फिर मंडे को हम विधिवत क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू।